हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं आपका इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज का पीवाईक्यू सॉल्यूशन, जिसमें आज हम बात करेंगे आपके एक और नए सब्जेक्ट की, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको हम एज ए स्ट्रक्चर एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं डियर। जब भी हम बात करते हैं आपके थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स की, तो 95% स्टूडेंट का मानना ये होता कि सर ये सब्जेक्ट काफ़ी डिफिकल्ट होता है, और उनको ये भी लगता है कि इस सब्जेक्ट की जो वेटेज होती है आपके एग्जामिनर में वो बहुत कम होती है। बिल्कुल सही समझिए आप। जब भी हम बात करते हैं आपके 2021 से पहले जितने भी एसएससी जेई और एई के जो पेपर्स कंडक्ट हुए हैं, वहाँ पे मोस्टली यहाँ से 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। बट जब हम बात करते हैं आपके इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज की और आपके सीनियर सेक्शन इंजीनियर की, तो वहाँ पर यहाँ से कम 10 से 12 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो ऐसे में वो स्टूडेंट जो शायद ये सोच रहे हैं कि सर जेई एई में इसकी वेटेज नहीं बढ़ सकती है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आज अगर इससे 2 या 3 मार्क्स का पूछा जा रहा है, तो हो सकता है अपकमिंग ईयर्स में इसकी अच्छी खासी वेटेज हो सकती है। ये आप अपनी मर्जी से मत कीजिएगा कि सर मैं इसको छोड़ रहा हूँ, इसको छोड़ रहा हूँ। ऐसे करोगे तो आप कम से कम जो आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में 12 से 14 सब्जेक्ट है, उनमें से आप 3 से 4 सब्जेक्ट ऐसे ही स्किप आउट कर देते हैं, और जब स्किप आउट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होने से रह जाता है डियर। अगर आज की डेट में आपको जॉब चाहिए तो आपको हर सब्जेक्ट को बिल्कुल उसी वे में कवर करना होगा जैसे कि आप प्रीवियस से अपना पहला सब्जेक्ट कवर करते आ रहे हैं। क्लियर है? जब भी यहाँ पे बात करते हैं हमारे सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे मैं उसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता हूँ। पहला रहता है आपका स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट का, और दूसरा रहता है नॉन स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट। जब भी बात की जाती है आपके स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट की, जैसे आपका डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर हो गया, आपका सीपीएम वर्ड हो गया, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हो गया, आपका आरसीसी डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर एंड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स हो गया, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को ये पार्ट्स काफी डिफिकल्ट लगता है। बट जब हम बात करते हैं नॉन स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट की, जहाँ पे आप सर्वेइंग की स्टडी करते हो, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड सॉइल मैकेनिक्स को कवर करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट वहां पर अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है। क्लियर है? क्योंकि वहां पे जो आपका रेशो रहता है वो आपका 60% थ्योरी पार्ट्स का रहता है, जबकि 40% वहां पर आपका न्यूमेरिकल और कंसेप्ट बेस्ड रहता है। बट मैं आपको बार बार यही बताऊंगा कि जब भी हम बात करते हैं आपके नॉन स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट की, तो वहां पर आपको उसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है। जब उसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है तो हर बार आपको कुछ ना कुछ नई चीज वहां पर देखने को मिलती है। बट जब भी हम बात करते हैं आपके स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट की, जैसे आपका टॉस हो गया है, आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया है, आपका सीपीएम पार्ट, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग हो गया, तो वहां पे जो आपका रेशो रहता है वो 80:20 का रहता है। यानी कि 80% में आपका वहां पे कंसेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल बेस्ड होता है, जबकि 20% वहां पर आपका थ्योरी पार्ट होता है। अगर आप उसको 1 या 2 बार भी कवर कर लेते हैं बहुत अच्छे से, तो आपका काम बन जाएगा। बट स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट के अलावा अगर हम नॉन स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो वहां पे आपको उसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है, नहीं तो आप चीजों को भूल जाओगे डियर। क्लियर है? आज जो हम बात करेंगे आपके थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के पहले यूनिट को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कवर करेंगे आपका स्टैटिकली डिटर्मिनेंट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स को। यहाँ पर मैं इस पार्ट्स को यानी कि इस यूनिट को 2 या 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चंस का लेवल मेरा उसी तरह से रहेगा जैसे कि हम प्रीवियस से करते आ रहे हैं। उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, उन सभी पॉइंट्स को भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। बट इस यूनिट में मेरी जो मेथड की अप्रोच रहेगी वो आपके 2 टाइप्स की रहेगी। पहला मैं आपको बेसिक कंसेप्ट दूंगा और दूसरा मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दूंगा। क्लियर है? वैसे अगर मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर एनालिसिस की, तो यहाँ पे जो आप मेथड यूज कर सकते हैं, 2 से 3 टाइप्स के मेथड आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। बट मैं आपको बस 2 ही मेथड्स बताऊंगा जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड काफी इंपॉर्टेंट होगा, और उस मेथड से आपका जो आंसर की पॉसिबिलिटी रहेगी वो आपकी 99% सही होगी डियर। क्लियर है? तो आइए देखते हैं आज का सेशन का पहला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कब पूछा गया था सर? इंजीनियरिंग सिविल सर्विसेज 1994 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी ऑफ द फ्लोइंग स्ट्रक्चर्स। आपको क्या फाइंड आउट करना है? स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी फाइंड आउट करना है, यानी कि डीएस। अगर मैं बात करता हूं इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका, तो इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा डियर? तो इसको डीएस से रिप्रेजेंट किया जाएगा, डिग्री ऑफ स्टैटिक्स इनडिटर्मिनेंसी। क्लियर है? तो पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट देता हूं, ठीक है? तो बेसिक कंसेप्ट जो आपको यहाँ पे याद रखना है, बेसिक कंसेप्ट, या इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट में लिख सकते हैं आप।
जो आपके पास डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी होता है, जिसको मैं ds से रिप्रेजेंट करता हूँ, वो आपके पास एक्सटर्नली स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी हो सकता है, वो आपके पास इंटरनली स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी होता है। क्लियर है? यहाँ पर ये एक्सटर्नली की बात कर रहा है और ये आपके पास इंटरनली की बात कर रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये क्या है सर आपके पास एक्सटर्नली, और ये क्या है सर हमारे पास इंटरनली। ठीक है, ध्यान हो गया आपके पास एक्सटर्नली स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी एंड इंटरनली स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी। क्लियर है? तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे ds की, किसकी? एक्सटर्नली की बात कर लेते हैं हम। DSE एक्सटर्नली स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ अननोन एक्शंस, जिसको मैं R से रिप्रेजेंट करता हूं, माइनस क्या हो जाएगा आपके पास? माइनस हो जाएगा इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। इक्विलिब्रियम इक्वेशंस को मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं? आपका E से। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देख लीजिएगा कि R क्या है आपके पास और E क्या है। पहले आप टाइम दीजिएगा, जल्दबाजी में मत कीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे बहुत जल्दी करता है। R क्या है हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ अननोन एक्शंस, नंबर ऑफ अननोन एक्शन। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे E की, तो E क्या है आपके पास? इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। ये क्या है? इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है। और जो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होगी आपके पास, सभी को पता है, समीशन Fx इज इक्वल टू 0, समीशन Fy इज इक्वल टू 0, मोमेंट इज इक्वल टू 0। कुछ यही होता है? तो यस सर। तो यहाँ पे देखिएगा समीशन Fx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, समीशन Fy इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और आपके पास यहाँ पे मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो बेसिक कंसेप्ट आपने समझा कि आपके पास एक्सटर्नली स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ अननोन एक्शन माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। यहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी रहेगी आपके प्लेन फ्रेम में? आपके पास 3 रहेगी। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं इस फॉर्मूले को अगर लिखना चाहूँ, DSE इज इक्वल टू R माइनस E है ये बिल्कुल, तो यहाँ पे मैं डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी को लिख सकता हूँ R माइनस 3। ठीक है, ये कर सकते हैं? यस सर। अब देखिएगा, इस क्वेश्चंस को हम कर रहे हैं यहाँ पर, इसको मैं इस मेथड से इसीलिए करता हूँ क्योंकि यहाँ से हमारे पास एक्सटर्नली स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी भी नॉन हो जाती है और आपके पास इंटरनली स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी भी नॉन हो जाती है। तो देखते हैं रिएक्शंस क्या है। ये आपका एक एंड फिक्स है, दूसरा एंड आपका हिंज है, और तीसरा एंड आपके पास रोलर है सर। ठीक है, इनकी नेमिंग दे देते हैं सर। ये आपका A एंड हो गया है, ये C एंड हो गया है, और ये B एंड हो गया है। अब जो हमारे पास ये टोटल नंबर ऑफ अननोन एक्शन होता है, ये आपके पास एक्सटर्नल रिएक्शन होती है। क्या होती है? आपके पास एक्सटर्नली सपोर्ट रिएक्शंस। तो ये एक्सटर्नली सपोर्ट रिएक्शन फिक्स पे कितनी है सर? आपके पास 3 है, हिंज पे कितनी है सर? 2 है, और रोलर पे कितनी है सर? आपके पास 1 है। अगर आप मेरे गेट के PYQ को फॉलो कर रहे हैं तो वहां पे मैंने पहले आपको क्विक रिवीजन करवाया है फॉर्मूले का। यहाँ पे इसीलिए नहीं करवाया कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि अगर आप गेट के PYQ को कवर कर रहे हैं तो उसके साथ साथ ESC के PYQ भी उसी यूनिट के साथ साथ कवर कीजिएगा। क्लियर है? तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे रिएक्शंस की, तो रिएक्शंस कितनी आ गई आपके पास? ये आ गई है 3 + 2 + 1। तो यहाँ पे कितनी आ गई आपके पास? 3 और 2 5 और 1 6 रिएक्शंस हो गई है। कितनी हो गई है? 6। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक एक्सटर्नली स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी कितनी हो गई है? R आपके पास कितना है सर? 6 - 3। तो यहाँ से कितना आ गया सर? हमारे पास 3 आ गया है। क्लियर है? तो ये आपने क्या कैलकुलेट कर दिया है स्टूडेंट? ये एक्सटर्नली। अब जब आपने यहाँ पे एक्सटर्नली कैलकुलेट कर दिया है तो एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट एक्सटर्नली भी तो पूछ सकता था। यस सर। क्लियर है? अब हम इंटरनली की बात कर लेते हैं। तो इंटरनली क्या होता है आपके पास? DSI। ये क्या होता है? 3 × नंबर ऑफ क्लोज लूप, नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं क्लोज्ड लूप्स। ठीक है, तो इसको मैं क्लोज लूप को किससे रिप्रेजेंट करता हूं सर? C से रिप्रेजेंट करता हूं। तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 × C लिख सकता हूं। अब देखिएगा इस डायग्राम में कितने क्लोज लूप है, मतलब क्लोज बॉक्स। तो यहाँ पर सर ये एक बॉक्स हो गया है और ये आपके पास दूसरा बॉक्स हो गया है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ सर? इसको 3 × 2 लिख सकते हैं। यस सर। तो ये हो गया मेरे पास 3 × 2। आपके पास कितना आ गया है सर? 6 आ गया है। तो अगर मैं यहाँ पे DSI बताऊं तो DSI मेरे पास कितना आ गया है सर? 6। तो यहाँ से मेरा दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। एक्सटर्नली कितना आया मेरे पास? 3 आया, और इंटरनली मेरे पास कितना आया सर? 6 आया। क्लियर है? अब मैं टोटल फाइंड आउट करना चाहूँ। एक्स्ट आ जाएगा आपके पास टोटल।
टोटल क्या निकालना मुझे, टोटल स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी, स्टैटिक्स इंडिटर्मिनेंसी, जिसको हम क्या बोलते हैं आपके पास DS बोलते हैं, क्या बोलते हैं DS, और DS क्या होता है आपके पास DSE प्लस आपके पास DSI होता है, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, D एक्सटर्नली कितना है सर हमारे पास 3 है, प्लस आपके पास इंटरनली कितना है 6 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर हमारे पास 9 आ जाएगा, क्लियर है। इस क्वेश्चन में एक और ट्विस्ट खेल सकता है एग्जामिनर, अगर मैं यहाँ पर गलती से कहीं पे मैं हिंज कनेक्ट कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, एक हिंज पॉइंट कनेक्ट कर देता हूँ, तो क्या आपका जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी वो चेंज हो जाएगा, यस सर, क्योंकि आज यहाँ पर इस हिंज का भी इफेक्ट कंसीडर किया जाएगा। नो डाउट आज हिंज नहीं दिया गया है, बट मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना, क्लियर है। ये हो गया मेरा पास फर्स्ट अप्रोच बेसिक कंसेप्ट से। अब यहाँ पे हम देखेंगे बाय यूजिंग मेथड फॉर्मूला, सेकेंड अप्रोच क्या आ जाएगी आपके पास, बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला से आप इसको कैसे करोगे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला से DS इज इक्वल टू एक्सटर्नल रिएक्शंस प्लस आपके पास 3 टाइम्स M माइनस RE, R डैश मतलब आपके पास कितने फोर्सेस रिलीज हुए वहां से, ठीक है, माइनस आपके पास 3J प्लस J डैश, ये फॉर्मूला है आपके पास, क्लियर है। RE क्या है आपके पास, RE है सर आपके पास एक्सटर्नल रिएक्शंस, M क्या है आपके पास टोटल नंबर ऑफ मेंबर, R क्या है कितने नंबर ऑफ फोर्सेस वहां पे रिलीज हुए, R डैश, J क्या है आपके पास टोटल नंबर ऑफ रिजिड ज्वाइंट, और J डैश क्या है आपके पास टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ज्वाइंट्स है, क्लियर है। सबको लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूजन ना हो इसमें भी, ठीक है। RE को देखेंगे कि सर RE क्या होता है, M क्या होता है आपके पास, R डैश क्या होता है आपके पास, J क्या होता है, और आपके पास ये J डैश क्या होता है, क्लियर है। RE क्या है, थोड़ा सा हम लिख देते हैं, RE आपके पास टोटल नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन, टोटल नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन, EX को लिखता हूं एक्सटर्नल रिएक्शन RX, ठीक है। M क्या है टोटल नंबर ऑफ मेंबर, ये हो जाएगा टोटल नंबर को लिखता हूं NO मेंबर, ठीक है, बिल्कुल ये हो गया है मेरे पास। और R डैश क्या है आपके पास, कितने नंबर ऑफ फोर्सेस वहां पे रिलीज हुए, क्या है कितने नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज हुए, टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज, टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस, फोर्स वहां पे क्या हुए हैं रिलीज हुए हैं, ठीक है। और उसी तरह से J क्या है टोटल नंबर ऑफ रिजिड ज्वाइंट, टोटल नंबर ऑफ रिजिड ज्वाइंट, ठीक है। और उसी तरह J डैश क्या है टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ज्वाइंट्स, तो इसको भी लिख देते हैं J डैश टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ज्वाइंट्स, हाइब्रिड ज्वाइंट्स, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया है, इतना आपको क्लियर हो गया है। अब हम फॉर्मूले में पुट अप कर रहे हैं वैल्यू को। अब देखिएगा टोटल नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन कितनी थी, 3 और 2 5 और 1 6 रिएक्शन थी। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं 6 पुट कर सकते हैं, प्लस आपके पास 3M, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स काउंट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपके पास 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर, 8 मेंबर, 9 मेंबर, 10 मेंबर, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए 3 मल्टीप्लाई बाई 10 हो गया है, माइनस रिलीज रिएक्शन। रिलीज कितने फोर्सेस रिलीज हुए, तो कितने नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज हुए वो तभी काउंट किए जाते हैं जब आपके पास वहां पर हिंज कनेक्ट हो। क्या यहाँ पे हिंज कनेक्ट है, नहीं सर, तो 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -0 हो जाएगा, माइनस 3 का 3 है आपके पास यहाँ पे। अब देखिएगा अब J कितना है आपके पास, J टोटल नंबर ऑफ रिजिड ज्वाइंट, रिजिड ज्वाइंट्स कितने हैं 1 ज्वाइंट, 2 ज्वाइंट, 3 ज्वाइंट, 4 ज्वाइंट, 5 ज्वाइंट, 6 ज्वाइंट, 7 ज्वाइंट, 8 ज्वाइंट और ये 9 ज्वाइंट। कितने ज्वाइंट्स है आपके पास 9 ज्वाइंट, तो यहाँ पे 9 हो गया आपके पास, प्लस J क्या आपके पास टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ज्वाइंट। हाइब्रिड ज्वाइंट भी आपका तभी कंसीडर किया जाता है जब आपके स्ट्रक्चर्स में क्या कनेक्ट हो सर, आपका हिंज कनेक्ट हो। तो यहाँ पे कुछ एडिशनल हिंज तो नहीं है,
हिंज तो नहीं है, क्योंकि जब हिंज आएगा तो हिंज की वजह से क्या होगा, एडिशनल फोर्सेस इंड्यूस होगी। क्लियर है, तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, आपके पास 0 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे एजिटेड रहेगा आपके पास 3 और 2 5 और 1 6, ये रहेगा प्लस, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये 30 आ जाएगा, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो -27 आ जाएगा। क्लियर है, 36 - 27, तो आपके पास आंसर कितना आ गया सर, यहाँ पर 9 आ गया है। तो देखिएगा यहाँ से डायरेक्ट किया तो 9 आया, बट यहाँ से आपने सिर्फ एक ही क्या किया है, आपने टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी कैलकुलेट किया है। बट अगर मैं फर्स्ट अप्रोच के कॉरस्पॉन्डिंग जाऊंगा तो यहाँ से मैं एक्सटर्नली भी और इंटरनली बड़े इजीली कैलकुलेट कर दूंगा। और इस स्टेप से, यानी कि बेसिक कंसेप्ट के स्टेप से क्या होता है कि 99% जो पॉसिबिलिटी रहती है वो आपके क्वेश्चंस की सही रहती है। क्लियर है, तो इस तरह का हमारा ये पहला क्वेश्चन क्या हो गया, आपका सॉल्व हो गया है। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द लिस्ट वन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दिया है कि लिस्ट वन में आपके पास टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है जिसमें प्लेन फ्रेम, स्पेस फ्रेम और स्पेस ट्रस की बात कर रहा है। अगर हम लिस्ट 2 की बात करते हैं तो लिस्ट 2 में उसकी क्या दी गई है, स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी दी गई, यानी कि उसका डीएस दिया गया है। एंड द सिलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। क्लियर है, जहां पे नंबर ऑफ मेंबर्स को उसने एम से डिनोट किया है, नंबर ऑफ ज्वाइंट को उसने एन से डिनोट किया है। देखिएगा कई बुकों में उसको जे से डिनोट किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो ईएससी में दिया गया है, बट अगर हम अपनी स्टैंडर्ड बुक को देखते हैं तो वहां पे नंबर ऑफ ज्वाइंट को जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है, नंबर ऑफ रिएक्शन एलिमेंट्स कितना है, यहाँ पर आर है, रिएक्शंस को उसने आर से रिप्रेजेंट किया है। तो इसके लिए आप एक टेबल बना लेते हैं ताकि आपका कोई भी कंसेप्ट क्लियर ना हो, कोई भी कंसेप्ट क्या ना हो, छूटे ना, सॉरी। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले किसकी बात करेंगे, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे। दूसरा क्या देखेंगे हम, आपके पास टोटल नंबर ऑफ अननोन एक्शंस, टोटल नंबर ऑफ अननोन एक्शन। और थर्ड क्या देखेंगे हम, आपके पास टोटल देखेंगे नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन। और लास्ट में क्या देखेंगे हम, स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी, स्टैटिक्स इनडिटर्मिनेंसी। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम एक टेबुलर फॉर्म में बना देते हैं ताकि आप गलत ना करें। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स में हम सबसे पहले बात करेंगे आपके प्लेन फ्रेम की। किसकी बात करेंगे, प्लेन फ्रेम। और दूसरी हम बात करेंगे स्पेस फ्रेम। और तीसरी बात करेंगे स्पेस ट्रस। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ अननोन एक्शन जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट करता हूं, आर से, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3m + r। और स्पेस में क्या हो जाएगा, 3 की जगह 6m + r हो जाएगा। और स्पेस ट्रस में कितना हो जाएगा, m + r हो जाएगा। क्लियर है, अगर मैं नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस की बात करूंगा तो 3 टाइम्स n हो जाएगा, स्पेस में क्या हो जाएगा, 6 टाइम्स n हो जाएगा। और आपका स्पेस ट्रस में कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स n हो जाएगा। क्लियर है, उसी तरह से अगर मैं इसका स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी कैलकुलेट करूं तो टोटल अननोन एक्शन माइनस नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, तो ये कितना हो जाएगा, 3m + r - 3n हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6m + 6 - 6n हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m + r - 3n हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चंस क्लियर हुआ है, ये सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो देखिएगा जब हम बात करते हैं प्लेन फ्रेम की, तो प्लेन फ्रेम क्या होता है आपके पास, 3m + r - 3n। तो यहाँ पे 4 यहाँ पे शिफ्ट किया गया है, तो यहाँ पे होना चाहिए था ये 4, ये हो जाएगा आपके पास 3m + r - 3n। तो अगर मैं बात करता हूँ ए का क्या रहा है, 4, तो ऑप्शन में देखिएगा ए का 4 आपके बी ऑप्शन में है और डी ऑप्शन में है। तो यहाँ से हमारे पास 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, यस सर एलिमिनेट हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, दोनों ही ऑप्शंस को क्या कर दिया मैंने, एलिमिनेट। मतलब कौन कौन से, एक आपके पास ए ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है और दूसरा आपके पास सी ऑप्शन एलिमिनेट हुआ है। ठीक है, बी और डी बचते हैं। अब उसके बाद स्पेस ट्रस,
स्पेस ट्रस का क्या था सर आपके पास m प्लस आर माइनस 3n था, तो यहाँ पे भी आप जाइएगा, ये हो जाएगा आपके पास स्पेस ट्रस हो गया 2 का 1, 2 का क्या आ गया सर आपके पास 1 आ गया, तो 2 का 1 कहाँ पे है, 2 का 1 मतलब b का 1 आपके पास यहाँ पे आ गया है, क्लियर है। उसी तरह से देखते हैं हम आपका स्पेस फ्रेम 6m प्लस 6m प्लस 6 माइनस 6n, तो ये आ गया आपके पास 2, क्लियर है। तो ये बन गया हमारे पास 2। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बना स्टूडेंट, वो क्या बन जाएगा आपके पास, इसका डी इसका राइट आंसर बन गया है। इसको मैं एज ए पिन ज्वाइंट प्लेन फ्रेम बोल सकता हूँ, पिन ज्वाइंट स्पेस फ्रेम बोल सकता हूँ, और पिन ज्वाइंट स्पेस ट्रस बोल सकता हूँ, क्लियर है। ये आपको ध्यान रखना है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है आपके पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये टेबल, ठीक है। इस टेबल से आपसे मोस्टली क्वेश्चंस क्या किए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोला है, द टोटल डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी। टोटल डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी मतलब किसकी बात कर रहा है वो आपके पास, डीएस की। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कुछ, पहला हम बेसिक कंसेप्ट से देखेंगे इसको, बेसिक कंसेप्ट से आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी। डिग्री मतलब डीएस आपको फाइंड आउट करना है, तो डीएस क्या होता है आपके पास, एक्सटर्नली प्लस आपके पास इंटरनली होता है। अगर मैं यहाँ पर एक्सटर्नली की बात करता हूँ, टोटल नंबर ऑफ अननोन एक्शंस माइनस ई था, बिल्कुल ई क्या था आपके पास, इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो इसी को मैं क्या लिख सकता था सर, डी एस ई इज इक्वल टू आर माइनस 3 लिख सकता हूँ डायरेक्ट, यस सर, क्योंकि इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितनी रहेगी आपके प्लेन फ्रेम में सर, 3 रहेगी। समीशन fx is equal to 0, समीशन fy is equal to 0, मोमेंट एट z is equal to 0 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं, सबसे पहले इनकी नेमिंग दे देते हैं। ये आपका A है, दिस इज द A एंड दिस इज द B एंड C और D। तो आपको क्या देखना है, R मीन बोले तो टोटल नंबर ऑफ अननोन एक्शन, जो किसकी फॉर्म में होते हैं आपके पास, एक्सटर्नल रिएक्शंस की फॉर्म में होते हैं। तो एक्सटर्नल रिएक्शंस कितनी हुई, फिक्स पे कितनी हुई सर आपके पास यहाँ पर, अब ध्यान दीजिएगा, इस एंड पे फिक्स है, ये एंड भी फिक्स है, ए एंड भी फिक्स है, बी एंड भी फिक्स है, सी एंड भी फिक्स है, और डी एंड भी आपके पास फिक्स्ड है। तो यहाँ पे हो जाएगी आपके पास 3, यहाँ पे भी हो जाएगी 3, यहाँ पे भी हो जाएगी 3, और यहाँ पे भी हो जाएगी 3। तो यहाँ से अगर मैं आर कैलकुलेट करूंगा, 3 6 3 9 3 12, तो ये हो जाएगा आपके पास 12 माइनस 3। तो यहाँ से मेरा पास एक्सटर्नली कितना आ जाएगा सर आपके पास, 9 आ जाएगा। तो यहाँ से गेट में तो क्वेश्चन पूछे हैं अलग से कि आप एक्सटर्नली फाइंड आउट करो और इंटरनली फाइंड आउट करो, बट यहाँ से तो टोटल पूछा है, तो यहाँ से तो आपने क्या निकाल दिया है सर, एक्सटर्नली निकाल दिया है। अब जब आपने यहाँ से एक्सटर्नली निकाल दिया है, तो अब मैं इंटरनली कैलकुलेट कर सकता हूँ, जी हाँ। तो इंटरनली क्या हो जाएगा सर आपके पास, DSI। तो अब देखिएगा, तो जो मेरे पास DSI हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 इंटू क्लोज्ड लूप, ठीक है। अब देखिएगा इस डायग्राम में कितने क्लोज लूप है, एक क्लोज लूप ये हो गया है, दूसरा क्लोज लूप ये हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर आपके पास, 6 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ से आपने क्या निकाल दिया है, इंटरनली स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी निकाल दिया है, यस सर। और इंटरनली स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी अब आपके पास कितना आ गया सर, यहाँ पर 6 आ गया है, क्लियर है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे टोटल, अगर इन दोनों को ऐड कर देता हूं, तो ये टोटल कितना हो रहा है आपके पास, 15 हो रहा है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कर लेंगे, क्या करेंगे जल्दबाजी में, DS कर देंगे। एक्सटर्नली कितना था सर आपके पास, 9 था, प्लस इंटरनली कितना था आपके पास, 6 था। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ गया है स्टूडेंट, 15 आ गया है। तो यहाँ पे DS इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया है, 15 आ गया है। तो ये भी बहुत सारे स्टूडेंट इसको टिक करेंगे बहुत जल्दबाजी में, तो आपका आंसर आ गया सर मेरे पास D। बट ये बिल्कुल गलत है सर। कैसे गलत है, क्योंकि आज क्या है आपके पास, आज आपका यहाँ पर हिंज कनेक्ट है, और जब हिंज कनेक्ट है तो उससे क्या होगा, एडिशनली स्ट्रेसेस इंड्यूस होगी, ठीक है। अब जो ये हिंज पॉइंट है, ये जो हिंज पॉइंट है कितने मेंबर के साथ कनेक्टेड है सर, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर। तो कितने नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज होंगे, ठीक है, ठीक है। तो अगर बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या है आपके पास, हिंज्ड है, ठीक है। और हिंज के साथ कितने मेंबर कनेक्ट है सर आपके पास, हिंज के साथ हमारे पास 4 मेंबर कनेक्ट है। कितने मेंबर है, 4 मेंबर कनेक्ट है,
ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज होंगे यहाँ पे, r डैश इज इक्वल टू n-1। तो n कितना है सर आपके पास 4, तो यहाँ पे 4-1, तो आपके पास कितना आ जाएगा सर, आपके पास 3 आ जाएगा। तो हेंस ऐसी कंडीशंस में आपके पास जो ds हो जाएगा, डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी हो जाएगा, वो क्या होगा देखिएगा, हो जाएगा आपके पास एक्सटर्नल इनडिटर्मिनेंसी प्लस आपके पास इंटरनल इनडिटर्मिनेंसी माइनस कितने नंबर ऑफ फोर्सेस वहां पे रिलीज हुए r डैश। क्लियर है? तो देखिएगा आप यहाँ पे पुटअप कीजिएगा, कितने हैं सर एक्सटर्नली, कितने थे सर आपके पास 9 थे, तो यहाँ पे 9, इंटरनली 6 थे, कितने रिलीज हुए सर आपके पास 3 हुए। तो यहाँ से मेरा आंसर कितना आ रहा है, 9 और 6 15, 15 में से 3 गया 12। तो यहाँ से जो मेरे पास ds आया वो कितना आया स्टूडेंट, आपके पास 12 आ गया है। कितना आ गया है, 12 आ गया है। ध्यान दीजिएगा मेरे पास 15 भी आया, कब, जब हिंज मैंने कंसीडर नहीं किया है, बट आज क्या है, हिंज है, हिंज की वजह से वहां से एडिशनल स्ट्रेसेस डेवलप्ड होगी, तो वहां पे पास नंबर ऑफ फोर्सेस कितना रिलीज होगा, n-1, 4 मेंबर कनेक्टेड है, 4 में से एक गया 3, तो आपके पास डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी कितना आ जाएगा 12। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सर, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कब, डायरेक्ट फॉर्मूला की। सेकेंड अप्रोच देखते हैं इसकी। सेकेंड अप्रोच क्या है, बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला। बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो आपको याद हो गया होगा अभी भी, ds इज इक्वल टू एक्सटर्नल रिएक्शन RE प्लस आपके पास 3 टाइम्स m माइनस r डैश माइनस आपके पास 3 टाइम्स j प्लस j डैश। क्लियर है? कुछ यही है आपके पास। RE बोले तो टोटल नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन 3 6 3 9 3 12, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्सटर्नल रिएक्शन आपके पास 12 है। 3 मेंबर कितने हैं, मल्टीप्लाई बाय मेंबर्स दिखेगा, पहले मेंबर्स को काउंट करना सीखिएगा। 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर, 7 मेंबर, 8 मेंबर, 9 मेंबर, 10 मेंबर, 11 मेंबर, 12, टोटल कितने मेंबर है आपके पास 12। तो यहाँ पे पास 12 हो गया। कितने नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज हो रहे थे सर, एक हिंज से 4 पॉइंट कनेक्ट है, तो n-1 मतलब 4 में से गया 3, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 3। ठीक है, -3 ज्वाइंट कितने हैं देखिएगा, J का मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिजिड ज्वाइंट। 1 रिजिड ज्वाइंट, 2 रिजिड ज्वाइंट, 3 रिजिड ज्वाइंट, 4 रिजिड, 5 रिजिड, 6 रिजिड, 7 रिजिड, 8 रिजिड, 9 रिजिड, 10 रिजिड। आप इस हिंज को रिजिड ज्वाइंट कंसीडर नहीं कर सकते, मैं रिजिड ज्वाइंट कंसीडर कर रहा हूं, तो आपके पास 10 प्लस J। अब J क्या है हमारे पास यहाँ पर सर, J है टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ज्वाइंट। टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ज्वाइंट आप तभी कंसीडर करेंगे जब आपका हिंज कनेक्ट है, तो ये आपका जो हिंज ज्वाइंट है इसको आप एज ए हाइब्रिड ज्वाइंट कंसीडर करें। तो वो कितना है सर आपके पास 1 है। क्लियर है? सॉल्व कीजिएगा जरा यहाँ पे, ये 12 हुआ प्लस यहाँ पे किया आपका 12 3 36, 36 3 ये 33 हो गया है आपके पास, और ये आपके पास 11 33 -33। तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करता हूँ तो ds आपके पास यहाँ से कितना आ गया स्टूडेंट, 12 आ गया है। क्लियर है? तो ये भी आपने यहाँ पे सेकंड अप्रोच से भी, डायरेक्ट फॉर्मूला से भी इस क्वेश्चन को क्या कर दिया है, सही कर दिया है। एक्सटर्नली पूछा, इंटरनली पूछा और डायरेक्ट ds निकालना सीखा, ये दोनों अप्रोच आपको फुलफिल करनी है डियर। हालांकि एग्जाम में आप एक ही करना है, पर अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इसको आपने टाइम देना है प्रॉपरली। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, द टोटल बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी। आपको एक्सटर्नली भी निकालना है, इंटरनली भी निकालना है। पहले हम बेसिक कंसेप्ट से देखते हैं, पहले हम किससे देखते हैं, बेसिक कंसेप्ट से। तो बेसिक कंसेप्ट तो आप सभी को भी पता है, याद हो गया होगा। ये था सर हमारे पास क्या, ds इज इक्वल टू एक्सटर्नली स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी प्लस आपके पास dsi इंटरनली। एक्सटर्नली अगर मैं निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ अननोन एक्शंस माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस E। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास r-3। अब रिएक्शंस कितनी हैं, रिएक्शंस यहाँ पे देखिएगा, पहले मैं नेमिंग दे देता हूँ यहाँ पर। ये आपके पास A हो गया, दिस इज द A पॉइंट, दिस इज द B पॉइंट और दिस इज द C। पहला जो एंड है आपके पास वो किस तरह का है सर, फिक्स्ड है। दूसरा आपके पास हिंज है, तीसरा आपके पास
हिंज है, दोनों हिंज है। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे भी आपके पास कितना हो गया है 2। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितनी आ गई है सर आपके पास 7 - 3। तो अगर मैं DSE देखूँ यहाँ पर एक्सटर्नली तो ये कितना आ गया सर मेरे पास यहाँ पर 7 में से 3 गया 4। ठीक है, तो आपने यहाँ से क्या सीख लिया है, एक्सटर्नली स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी आपने बता दिया है। अब हमने किसका देखना है सर, इंटरनली भी देख लेते हैं। इंटरनली देखिएगा तो इंटरनली देखेंगे जब हम DSI इज इक्वल टू 3 इंटू सी, 3 इंटू सी क्या है क्लोज लूप। तो देखिएगा इसमें कितने बॉक्स बन रहे हैं जो क्लोज्ड है आपके पास, एक क्लोज्ड बन रहा है, दूसरा क्लोज्ड बन रहा है, आपके पास तीसरा क्लोज्ड बन रहा है और चौथा क्लोज्ड बॉक्स बन रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 इंटू 4। तो आपके पास DSI जो हो जाएगा वो आपके पास कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास एक्सटर्नली भी आ गया और इंटरनली भी आ गया। जब एक्सटर्नली आ गया इंटरनली आ गया तो टोटल निकाल दीजिएगा। तो टोटल DS एक्सटर्नली कितना था सर आपके पास 4 था, प्लस इंटरनली कितना था 12 था। तो यहाँ से कितना आ गया है 16। तो आपके पास DS कितना आ गया सर, यहाँ से 16 आ गया है। क्लियर है, तो यहाँ से सर मैंने ये दोनों अप्रोच आपकी फुलफिल कर दी है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ गया है, नो डाउट यहाँ पर आपका आंसर सर बी आ गया है। क्लियर है, एक्सटर्नली आपके पास 4 आया था, इंटरनली आपके पास 12 आया था, टोटल ऐड किया 16। अगर यहाँ पे कहीं पे भी हिंज कनेक्ट होता तो यहाँ पे हिंज नहीं है, स्ट्रक्चर्स के ऊपर हिंज कहीं पे भी नहीं लग रहा आपको एक्सटर्नल सपोर्ट के अलावा। आपके पास ये जो हिंज है ये हमने एक्सटर्नल में काउंट किया है पहले, बट अगर यहाँ पे कोई सपोज करो अगर यहाँ पर हिंज हो जाता तो इस हिंज के साथ कितने मेंबर कनेक्ट होते हैं, तो आपके पास 1 2 3 4 मेंबर कनेक्ट है। ठीक है, अब जब 4 मेंबर कनेक्ट है तो आपके पास रिलीज रिएक्शन कैसे निकलता है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर -1। तो 4 मेंबर है, 4 में से 1 गया तो आपके पास कितना आ जाता, 3 आ जाता। क्लियर है, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। ये तो मेरा बेसिक कंसेप्ट था। अब बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला, अब यहाँ पे देख लेते हैं, बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला, क्योंकि इससे देखना भी जरूरी है। क्योंकि स्टूडेंट बहुत बारी बोलते हैं सर कि एक से तो हमें आ गया बट डायरेक्ट फॉर्मूले से सर हमारे पास नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो मेरे पास DSE हो जाएगा वो RE प्लस आपके पास 3 टाइम्स M माइनस R डैश रिलीज, कितने नंबर ऑफ फोर्सेस रिलीज हुए, माइनस 3 टाइम्स ये हो गया आपके पास ज्वाइंट प्लस कितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ज्वाइंट है J डैश। अब देखिएगा यहाँ पर एक्सटर्नल रिएक्शंस कितनी आई थी आपके पास, 7 आई थी, 3 2 5 और 2 7। तो यहाँ पे आप 7 कीजिएगा प्लस आपके पास 3 टाइम्स नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं। अब मेंबर को देखिएगा तो मेंबर को काउंट करने का तरीका, 1 मेंबर 2 मेंबर 3 मेंबर 4 मेंबर 5 मेंबर 6 मेंबर 7 मेंबर 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने मेंबर्स हो गए हैं 15। तो यहाँ पर आपके पास 15 मेंबर हो गया। क्या कोई यहाँ पर एडिशनल हिंज है, नो सर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -3 टाइम्स ज्वाइंट, ज्वाइंट देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ रिजिड ज्वाइंट, रिजिड ज्वाइंट मतलब 1 ज्वाइंट 2 ज्वाइंट 3 ज्वाइंट 4 ज्वाइंट 5 ज्वाइंट 6 ज्वाइंट 7 ज्वाइंट 8 ज्वाइंट 9 ज्वाइंट 10 ज्वाइंट 11 ज्वाइंट और 12 ज्वाइंट। कितने ज्वाइंट्स हो गए हैं सर आपके पास, 12 ज्वाइंट प्लस J डैश। J डैश क्या है, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ज्वाइंट। टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ज्वाइंट तभी कंसीडर किया जाता था अगर आपका वहां पर एडिशनल हिंज हो। तो नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपके पास 0 हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं जब इसको तो ये आ जाता है 7 प्लस यहाँ पे कितना आ जाता है 45 माइनस 36। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 52 माइनस 36। तो यहाँ से कितना आ जाता है सर आपके पास 16। तो यहाँ से भी जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ से आपका डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी कितना आ गया सर, 16 आ गया है। क्लियर है, दोनों ही अप्रोच मैंने आपको बता दी है, डायरेक्ट मेथड भी बताया और बेसिक कंसेप्ट भी मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है डियर। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली ट्रस। ये क्वेश्चन किसका है आपका, ट्रस का है। तो इस क्वेश्चन को भी चाहो तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट से करें पहले। यस सर, बाय यूजिंग बेसिक कंसेप्ट ये हो जाएगा हमारे पास डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी DSE प्लस आपके पास DSI।
तो यहाँ पे अगर मैं एक्सटर्नली कैलकुलेट करूँ, एक्सटर्नली क्या हो जाएगा आपके पास, टोटल नंबर ऑफ अननोन एक्शंस जिसको मैं आर से रिप्रेजेंट करता हूँ माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपके किसकी, एक्सटर्नल रिएक्शंस की, तो एक्सटर्नल रिएक्शंस के लिए मैं सबसे पहले नेमिंग दे देता हूँ, इसका ए लिख देता हूँ, ये आपके पास बी हो गया है। ठीक है, तो एक्सटर्नल रिएक्शन कितनी हो जाएगी सर आपके पास, ए एंड पे कितनी होगी और सर आपके बी एंड पे कितनी है, दोनों एंड पे हिंज है, तो यहाँ पे हो जाएगी आपके पास रिएक्शन 2, यहाँ पे भी हो जाएगी रिएक्शन 2, तो ये हो जाएगा मेरे पास 4 - 3। ई क्या है, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस है तो हम इसको एज ए प्लेन फ्रेम कंसीडर करते हैं, तो यहाँ पे कितना है सर आपके पास 3 है। तो यहाँ से मैं जब एक्सटर्नली कैलकुलेट करता हूँ तो एक्सटर्नली मेरे पास कितना आ गया है 1। तो अगर इस क्वेश्चन का अगर एक्सटर्नली आपसे पूछते हैं तो कितना आ जाता है सर आपके पास, 1 आ जाता है। क्लियर है। अब उसी तरह से हम किसकी बात कर लेते हैं, इसके इंटरनली पार्ट की बात कर लेते हैं। तो इंटरनली को किससे रिप्रेजेंट करता हूं मैं सर, DSI। अब देखिएगा ये जो क्वेश्चन है आपका ये ट्रस्ट से रिलेटेड है। अब ट्रस्ट के कंसेप्ट में जो हम इंटरनली स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी निकालेंगे उसके लिए आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला याद रखना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, वो फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास m - 2j - 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे जब m की बात करता हूँ तो m क्या है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ मेंबर है। क्लियर है। तो अगर मैं इनके देखा हूँ यहाँ पर कि कितने नंबर ऑफ मेंबर होंगे, अब देखिएगा आपके पास एक रेक्टेंगुलर पार्ट भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे जो स्टूडेंट गलती कर रहा है, एक रेक्टेंगुलर ये है आपके पास, दूसरा रेक्टेंगुलर आपके पास ये है और तीसरा रेक्टेंगुलर आपके पास ये है। इस रेक्टेंगुलर से क्या होता है कि एक मेंबर तो आपका ये कनेक्ट हो रहा है और दूसरा मेंबर आपका ये कनेक्ट हो रहा है। एक मेंबर आपका ये कनेक्ट हो रहा है, दूसरा मेंबर आपका इसके अपोजिट कनेक्ट हो रहा है, ये कनेक्ट हो रहा है। देख सकते हैं अभी में, देखिएगा इसको आपने एक ही मेंबर कनेक्ट कर, एक ही रखना है। ठीक है, इस तरह से। तो देखिएगा एक मेंबर आपके पास यहाँ पे हो गया है, दूसरा मेंबर यहाँ पे हो गया है, तीसरा यहाँ पे हो गया, चार हो गए आपके पास, 5 6 7 8 9 10 मेंबर हो गए हैं। अब देखिएगा 11 12 13 14 मेंबर हो गए। एक मेंबर ये है 15 और एक मेंबर ये है 16 17 18 19 20। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो गए आपके पास यहाँ पे 20। तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिएगा, यहाँ पे मैंने लिख दीजिएगा 20 माइनस ज्वाइंट 2 टाइम्स j। अब j क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिजिड ज्वाइंट। टोटल नंबर ऑफ रिजिड ज्वाइंट्स कितने हो जाएंगे, देखिएगा 1 ज्वाइंट 2 ज्वाइंट 3 ज्वाइंट 4 ज्वाइंट 5 ज्वाइंट 6 ज्वाइंट 7 ज्वाइंट 8 ज्वाइंट 9 ज्वाइंट 10 ज्वाइंट। तो यहाँ पे आपके पास ज्वाइंट कितने हो गए हैं, 10 हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं j की जगह क्या लिख देता हूँ, 10 लिख देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 × 10 - 3 हो जाएगा। क्लियर है। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये 20 माइनस ये हो जाएगा आपके पास 20 - 3 हो जाएगा, बिल्कुल। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 17, 20 में 17 गया आपके पास 3। तो यहाँ से मेरे पास इंटरनली कितना आ गया है सर, आपके पास 3 आ गया है। तो ये भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है एक्सटर्नली और इंटरनली अलग अलग करके, तभी मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। क्लियर है। तो टोटल अब अगर निकालेंगे तो टोटल के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास, डिग्री ऑफ स्टैटिक। तो एक्सटर्नली कितना है 1 है आपके पास और इंटरनली कितना है सर 3 है। तो यहाँ से कितना आ गया सर आपके पास 4। तो ds कितना आ गया सर हमारे पास यहाँ पर 4 आ गया है। कितना आ गया है 4। तो देखिएगा क्वेश्चंस में क्या पूछा गया था, आपके पास 4 है 5 है 6 है 3 है। तो आपका आंसर क्या हो गया सर, यहाँ पर ए इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। आप इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट अप्रोच है बाय यूजिंग द डायरेक्ट मेथड। जो डायरेक्ट मेथड रहेगा उसको बारे में देखिएगा। तो उसका जो मेथड का फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा ds = m + r - 2j। क्लियर है, ये रहेगा। अब m क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ मेंबर्स है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, एक बार मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। m क्या है, नंबर ऑफ मेंबर है। r क्या है आपके पास, एक्सटर्नल रिएक्शन है। और j क्या है आपके पास, टोटल नंबर ऑफ रिजिड ज्वाइंट। इस r को आप re भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, re बोले तो एक्सटर्नल रिएक्शन। अब यहाँ पे हम देखिएगा मेंबर्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पर। तो मेंबर कितने आए थे सर मेरे पास 20। तो यहाँ पर मेरे पास ये 20 आया था प्लस re। एक्सटर्नल रिएक्शन कितना आया था सर, 2 और 2 4 आया था आपके पास। तो ये 4 - 2j। अब j कितना है आपके पास, ज्वाइंट कितने आए थे सर हमारे पास
ज्वाइंट 10 आए थे, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास 24 माइनस 20 आ गया है। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, ds निकल के आ जाएगा, जो आपके पास कितना आ गया सर, 4 आ गया है। तो आप चाहो तो इस अप्रोच को भी फॉलो कर सकते थे डियर। क्लियर है, दोनों ही अप्रोच आपके पास यहाँ पर क्या हो गई है सर, इजिली आपने कैलकुलेट कर ली है। क्लियर है, डिग्री ऑफ इस बेसिक कंसेप्ट ने आपने क्या निकाला सर, आपने एक्सटर्नली भी निकाल दिया और इंटरनली भी निकाल दिया, और इस डायरेक्ट फॉर्मूले से आपने क्या निकाल दिया है, डायरेक्ट क्वेश्चंस कैलकुलेट कर दिया है। क्लियर है, तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पर, ए इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी ऑफ द बीम इज गिवन बाय। बीम के केस में आपने हमेशा याद रखना कि जो बीम की जो इंटरनली स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी होती है वो 0 होती है। क्लियर है, देखिएगा पहले हम बेसिक कंसेप्ट देखते हैं यहाँ पर, फिर उसी से चलेंगे। बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, जो आपके पास डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी होती है वो आपके पास एक्सटर्नली भी होती है, प्लस आपके पास DSI इंटरनली भी होती है। बट नोट पॉइंट याद रखना, नोट पॉइंट इन केस ऑफ बीम कि जो आपके इंटरनली स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी होती है वो आपके पास क्या होती है सर, 0 होती है। क्लियर है, तो यहाँ पर ये वाला स्टेप्स तो आपके पास क्या हो गया सर, इंटरनली स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी क्या हो गई है सर, मेरे पास 0 हो गई है। क्लियर है, अब देखिएगा अगर आपके पास क्या है सर, यहाँ पे हिंज भी कनेक्ट है। अब जब हिंज कनेक्ट है, इन केस ऑफ हिंज, इन केस ऑफ हिंज, तो वहां पे क्या होगा, एडिशनली स्ट्रेसेस डेवलप्ड या एडिशनली फोर्स डेवलप्ड, तो वहां पर आपकी एडिशनल फोर्स डेवलप्ड होगा, जो कैसे निकलेगा आपके पास, R डैश इज इक्वल टू n-1। n क्या है कि कितने नंबर ऑफ मेंबर वहां से कनेक्टेड है, तो इस केस में मेरा जो ds बन जाएगा, इस केस में टोटल ds बन जाएगा, वो बन जाएगा आपके पास एक्सटर्नली प्लस आपके पास इंटरनली माइनस रिलीज रिएक्शंस या रिलीज फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज तो आपको पता ही है कि इंटरनली तो सर मेरे पास क्या हो गया है सर, 0 हो गया है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, इसको लिख सकता हूँ ds माइनस R डैश। क्लियर है, इतना आप कर सकते हो, यस सर। अब देखिएगा हम, अब इस क्वेश्चंस में देखिएगा किसी भी तरह की लोडिंग नहीं दी गई है। जब भी बीम का केस आएगा तो बीम क्या होगा, अगर कोई भी लोडिंग नहीं है तो आप एज ए जनरल लोडिंग कंसीडर कर सकते हैं या आप वर्टिकल लोडिंग। ठीक है, पहले हम दोनों ही लोडिंग यहाँ पे कंसीडर देखेंगे, जनरल लोडिंग के लिए भी और वर्टिकल लोडिंग भी। ठीक है, इन केस फॉर जनरल लोडिंग, जनरल लोडिंग मतलब वहां पे कुछ इस तरह का इफेक्ट, इंक्लाइंड इफेक्ट कंसीडर किया जा रहा होगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर कि जो हमारे पास डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी होगा, यानी कि जो ds होगा आपके पास, वो आपके पास DSE के इक्वल हो जाएगा। एक्सटर्नली फाइंड आउट करेंगे तो ये एक्सटर्नली क्या हो जाएगा आपके पास, R माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब R कितना है, देखिएगा जनरल मान रहा हूं तो जनरल फिक्स एंड, यहाँ पर इसको मैं A एंड नाम दे देता हूं, इसको B एंड नाम दे देता हूं, इसको मैं C एंड नाम दे देता हूं। अब जब मैं इसकी बात करूंगा तो A में मतलब कितने हैं, यहाँ पे सर आपके पास 3 है जनरल के केस में, और यहाँ पर B है, इसका यहाँ पे कितना है सर आपके पास, अगेन यहाँ पे रोलर है तो रोलर पे 1 है, यहाँ पे भी फिर से आपके पास रोलर है, यहाँ पे भी सर 1 है। क्लियर है, तो टोटल कितना हुआ, 3 4 5, तो आपके पास कितना होगा 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 तो आपके पास कितना आ गया सर, यहाँ पर 2 आ गया है। तो इस केस में एक्सटर्नली कितना आया है, 2 आया है। बट ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस में क्या है, आपका हिंज का इफेक्ट भी कंसीडर किया जा रहा है, तो जो आपके पास यहाँ पर ds हो जाएगा वो हो जाएगा सर DSE माइनस R डैश। अब देखिएगा
हिंज के साथ कितने मेंबर कनेक्टेड है आपके? 2 मेंबर, 1 मेंबर 2 मेंबर, तो r डैश निकाल देगा, तो r डैश क्या हो जाएगा आपके पास n-1, कितने नंबर ऑफ मेंबर है? 2 - 1 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा 2 - 1, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। क्लियर है? तो उसने ऑलरेडी यहाँ पे ऑप्शन भी 1 दे दिया है। ये तो केस था मेरा कौन सा सर आपके पास? इन केस ऑफ जनरल लोडिंग। ठीक है, सेकंड देखते हैं फॉर वर्टिकल लोडिंग। फॉर वर्टिकल लोडिंग, ठीक है, तो वर्टिकल लोडिंग का केस देखिएगा। अब मैं वहां पे किस तरह का साइन देता हूं? वर्टिकल लोडिंग का। तो ये मान लेते हैं, सपोज करो आपके ऊपर इसका किस तरह का इफेक्ट होगा? वर्टिकली, ये वर्टिकल लोड आ रहा है। तो देखिएगा उस केस में जब मेरा ds निकालेगा, एक्सटर्नली निकालूंगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास? r - e हो जाएगा। अब देखिएगा रिएक्शंस, अब देखिएगा जब आपका वर्टिकली लोडिंग होगा तो यहाँ पे कितनी रिएक्शंस आएगी? 3 की जगह अब 2 आएगी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 1 ही रहेगी, तो 2 और 1 3 और 1 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3। तो यहाँ से जो मेरा एक्सटर्नली निकल के आ जाएगा वो आपके पास कितना आ जाएगा? 4 में से 3 गया, आपके पास 1 आ जाएगा। सॉरी, इक्वेशन भी कितनी रहेगी? 2 ही रहेगी भाई। इक्वेशंस भी कितनी रहेगी? 2 ही रहेगी, और यहाँ पे ये भी आ जाएगा आपके पास 2। बट यहाँ पे क्या है? आपका हिंज कनेक्ट है, तो यहाँ से r डैश कितना हो जाएगा आपके पास? 2 - 1, तो आपके पास 1 आ जाएगा। तो आपके पास ये जो ds निकल के आ जाएगा वो आएगा dse माइनस r डैश। तो dse कितना है आपके पास सर? 2 - 1, तो यहाँ से भी कितना आया सर आपका आंसर? डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी 1 ही आया। ठीक है, तो इस केस में भी आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पर? सर बी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? आपने दोनों ही लोडिंग देखी सर, आपने इंक्लाइन लोडिंग मतलब जनरल लोडिंग की भी बात की, और आपने वर्टिकल लोडिंग। वर्टिकल लोडिंग में जो भी आपके पास समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस हो जाएगा वो आपका डज नॉट जीरो, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? जब आपका वर्टिकली लोड डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो इसको रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ लोड नीचे से भी लगेगा। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो आइए बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि एन इनडिटर्मिनेट बिल्डिंग फ्रेम में बी कन्वर्टेड टू डिटर्मिनेट, कि जब आप इनडिटर्मिनेट बिल्डिंग फ्रेम को किस में कन्वर्ट करते हो? डिटर्मिनेट फ्रेम में, तो 1 बाय एज्यूमिंग, तो वहां पे आप कौन सी एजम्पशंस लगाते हैं? इस क्वेश्चंस को कवर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि देयर आर 2 मेथड ऑफ अप्रॉक्सीमेट एनालिसिस। क्या होता है कि देयर आर टू टाइप्स there are 2 types method of approximate analysis आपके पास 2 मेथड होते हैं। अब ये जो 2 मेथड होते हैं ये कौन कौन से होते हैं आपके पास? देखिएगा, एक मेथड होता है आपके पास पॉर्टल मेथड और दूसरा होता है कैंटिलीवर मेथड। कौन कौन से होते हैं सर आपके पास? एक होता है पोर्टल मेथड और दूसरा होता है आपके पास कैंटिलीवर मेथड। कैंटिलीवर मेथड, ठीक है। अब जो ये पोर्टल मेथड होता है इसका यूज हम लो राइज बिल्डिंग में करते हैं। कहाँ करते हैं? लो राइज बिल्डिंग में। तो आप लिख सकते हैं आपका लो राइज बिल्डिंग में, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं आपके कैंटिलीवर मेथड की तो इसका यूज हम कहाँ करते हैं सर? इसका यूज आप हाई राइज बिल्डिंग में करते हैं। कहाँ करते हैं? हाई राइज बिल्डिंग में करते हैं। ठीक है, इन दोनों ही मेथड की क्या है आपके पास एक एजम्पशंस है जो दोनों ही मेथड को क्या करती है? आपको एज्यूम करनी होती है कि एजम्पशंस क्या है इसकी। देखिएगा, इसकी जो एजम्पशंस रहती है वो चाहे आपका क्या हो, लो राइज बिल्डिंग हो या आपके पास हाई राइज बिल्डिंग हो, कि इसका जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी बोल सकते हैं आप, कि इसका जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा वो क्या होगा सर आपका? वो होगा मिड हाइट ऑफ द स्पैन होगा, मिड हाइट ऑफ द कॉलम होगा और आपका मिड ऑफ द बीम होगा। क्या होगा सर आपके पास? मिड हाइट ऑफ द कॉलम होगा, मिड हाइट ऑफ द कॉलम होगा और आपका मिड ऑफ द बीम होगा। मिड ऑफ द बीम, मिड ऑफ द बीम मतलब
सेंटर ऑफ द बीम। क्लियर है? थोड़ा सा मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं कि यहाँ पर देयर आर टू टाइप्स मेथड होते हैं आपके पास अप्रोक्सीमेट एनालिसिस के। एक होता है आपके पास पोर्टल मेथड और दूसरा होता है कैंटिलीवर मेथड। पोर्टल मेथड का यूज हम लो राइज बिल्डिंग के अंदर करते हैं और आपका कैंटिलीवर मेथड का यूज हम हाई राइज बिल्डिंग में करते हैं। इन दोनों ही मेथड्स में एक कॉमन एजम्पशंस का यूज किया जाता है। वो कौन सा होता है कि जो इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस होता है वो आपका मिड ऑफ द हाइट ऑफ कॉलम होता है और आपका मिड ऑफ द बीम होता है। ठीक है? तो देखिएगा यहाँ पर ये आपके पास एक बीम है, ये आपके पास बीम के क्या आ गए हैं, कॉलम आ गए हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं और ये आपका बीम आ गया है। क्लियर है? ये देखिएगा आपके पास अब इसने क्या बोला है कि चाहे वो आपका लो राइज बिल्डिंग हो, चाहे हाई राइज बिल्डिंग हो, चाहे हम पोर्टल मेथड की बात करें या हम कैंटिलीवर मेथड की बात करें, इसका जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा वो आपके कॉलम के मिड पे होगा। तो कॉलम का मिड अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ तो कॉलम का मिड मतलब यहाँ पे हमें एक हिंज बनाना पड़ेगा, इसके मिड पे होगा और आपके बीम के मिड पे होगा, इसके बीम पे होगा, इसके मिड पे होगा और आपके इसके मिड पे होगा। अगर हम बात करते हैं ये क्या है सर आपके पास, ये आपका हिंज है। हिंज आपके पास जहां पर आपका क्या होगा, इसी को आप पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस भी बोल सकते हैं, इस पॉइंट को। ठीक है? तो दैट इज हिंज। ठीक है? और ये भी क्या है आपके पास, दैट इज हिंज। और ये भी क्या है सर मेरे पास, ये भी आपके पास हिंज है। क्लियर है? तो यही पूछा है कि जब आपको क्या करना हो, इनडिटर्मिनेट बिल्डिंग फ्रेम में भी कन्वर्टेड टू डिटर्मिनेट फ्रेम, तो वहां पे एक कॉमन एजम्पशंस की जाती है कि जो हिंज होगा वो आपका मिड हाइट ऑफ द कॉलम होगा एंड मिड हाइट यानी कि मिड स्पैन ऑफ द बीम होगा, या आप लिख सकते हैं मिड स्पैन भी बोल दो आपको, मिड स्पैन ऑफ द बीम होगा। ठीक है? बीम के मिड पे होगा और आपके कॉलम के सेंटर पे होगा। ठीक है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा सर आपके पास, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चन स्टूडेंट डायरेक्ट रटते हैं, आपको इसको रटना नहीं है, मैंने आपको बिल्कुल इसको एक अच्छे से कवर करवा दिया है। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है आपके पास, एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चंस आपके गेट एग्जाम के अंदर भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे हम वन बाय वन बात करेंगे। पहले हम स्टेटमेंट वन की बात कर लेते हैं, जिसको मैं S1 से रिप्रेजेंट करता हूँ। किससे रिप्रेजेंट करूंगा, S1 से। देखिएगा पहला क्या बोला है कि एन स्टैटिकली indeterminate structure is not economical from the material standpoint in compression to a statical determinate structures। कि एक जो आपके पास स्टैटिकल इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स होता है वो आपका कभी भी इकोनॉमिकल नहीं हो सकता जब जो उसका मटेरियल स्टैंड पॉइंट होगा आपका एज ए कंप्रेशन होगा, एज ए डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। देखिएगा जब भी हम बात करते हैं आपके इस स्टेटमेंट की, तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट क्या है आपके पास, गलत। सर गलत क्यों है ये भी आपको बता देता हूँ। क्योंकि जब भी हम बेंडिंग मोमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी भी स्ट्रक्चर्स के ऊपर, क्या होता है कि जो सर बेंडिंग मोमेंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसा होता है सर आपके पास, वो आपका इंटायर स्पैन होता है। क्या होता है, इंटायर स्पैन होता है। अब जब इंटायर स्पैन होता है तो हेंस इससे क्या मिलता है आपके पास कि उसका कम से कम लेस क्रॉस सेक्शन हो। क्या हो सर, लेस क्रॉस सेक्शन हो, लेस क्रॉस सेक्शन हो, और आपके पास क्या हो, मोस्ट इकोनॉमिकल हो, एंड मोस्ट इकोनॉमिकल हो। यानी कि आपके बात बोल सकते हैं एंड इकोनॉमिकल डायरेक्ट लिख देते हैं, बट उसने क्या बोला है उसको नॉट इकोनॉमिकल नहीं। वो क्या होता है आपके पास, इकोनॉमिकल होता है जब हम उसको एज ए इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स कंसीडर करते हैं। तो आपके पास ये स्टेटमेंट क्या हो गई है, रॉन्ग हो गई है। अब उसी तरह से अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट की बात करता हूं जिसको मैं S2 नाम दे देता हूं, इस वाली की, तो इस स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि इफ एन रेडोडेंट इन ए स्टैटिकल इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, जो आपके पास स्टैटिकल इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स है रेडोडेंट, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया है, एन से। क्लियर है, द डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी आर रिमूव्ड, द स्ट्रक्चर विल बिकम स्टैटिकली डिटर्मिनेट बट अनस्टेबल। ऐसा जरूरी नहीं है कि जब आपको क्या करना होता है, स्ट्रक्चर्स को एज ए स्टैटिकली डिटर्मिनेट बनाना हो तो वहां पर आपका एन मतलब रेडोडेंट इन स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट मतलब आपका नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं कि वो आपके पास वहां पे हो ही हो। तो इसका मतलब ये सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है आपके पास सर, ये भी आपके पास
गलत स्टेटमेंट है। उसने बोला है कि एन का होना बहुत जरूरी है कि जब आपका स्ट्रक्चर्स क्या हो, बिकम स्टैटिकली डिटर्मिनेट हो बट अनस्टेबल। नहीं, ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि वहां पर आपका रेडोडेंट हो ही हो। क्लियर है? तो दो स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई है, तो आपका ऑप्शन ना तो सर जहां पे भी 1 लिखा हो हटाइएगा, ए भी नहीं हो सकता है, डी भी नहीं हो सकता है और आपका बी भी नहीं हो सकता है। बचता कौन सा आपका? एक ही ऑप्शन बचता है, वो बचता है आपके पास थर्ड देखिएगा कि इन द रिजिड फ्रेम एनालिसिस द एक्सियल इफेक्ट्स आर इग्नोर्ड। बिल्कुल, कि जब भी हम रिजिड फ्रेम का एनालिसिस करते हैं, S3 की अगर बात करता हूं, S3 के आपके पास सर ये ट्रू है। और ट्रू क्या है कि जब सर हम रिजिड क्या करते हैं सर, हम जब रिजिड फ्रेम का एनालिसिस करते हैं तो उस कंडीशंस में आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो उस कंडीशन में एक्सियल इफेक्ट इग्नोर किया जाता है एज देयर इन्फ्लुएंस इज नेग्लिजिबल, और उसका इन्फ्लुएंस भी नेग्लिजिबल माना जाता है, स्मॉल कंपेयर टू बेंडिंग एंड शेयर इफेक्ट, बेंडिंग और शेयर इफेक्ट के कंपेयर में। क्लियर है? तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सही ऑप्शन की, तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन में भी स्टूडेंट काफी गलतियां करते हैं यार। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम। आपको बताना है स्टैटिकल डिटर्मिनेट बीम। तो स्टैटिकल डिटर्मिनेट बीम कौन सा होगा? जिसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी कितना होगा? 0 होगा। जिसका डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी 0 होगा उसी को हम क्या बोलेंगे सर? आपका स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट बोलेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके पास ऑप्शन ए की। तो ऑप्शन ए में क्या बोला गया है आपके पास? ऑप्शन ए में बोला है कि आपका किस तरह का स्ट्रक्चर है कि एक एंड फिक्स है और दूसरा एंड सिंपली सपोर्टेड है। तो इसको आप कैसे बनाओगे जरा देखिएगा। एक एंड फिक्स कर देता हूं मैं इसका, और दूसरा एंड मैं इसका सिंपली सपोर्टेड कर देता हूं। तो एक एंड फिक्स है और दूसरा जब सिंपली सपोर्टेड होगा तो कैसा होगा सर? आपके पास हिंज होगा। हिंज मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं आप? हिंज मान लो, रोलर मान लेते हैं। ठीक है, रोलर। ठीक है, तो ये एंड हो गया इसका फिक्स्ड। अब देखिएगा, अब यहाँ पे हमें ये नहीं पता है कि किस तरह की लोडिंग यहाँ पर एक्ट करेगी। जब किसी भी तरह की लोडिंग नहीं हो तो आप वहां पे कौन सी लोडिंग कंसीडर करते हैं? जनरल लोडिंग कंसीडर करते हैं। अब जनरल लोडिंग करेंगे तो इसका जब हम डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? DSE प्लस DSI हो जाएगा। यस सर, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे जब डिग्री ऑफ इंटरनली स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी बीम के केस में क्या होता है सर? आपके पास 0 होता है। इसमें किसी भी तरह का उसने हिंज की बात नहीं की, तो यहाँ पे जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटर्मिनेंसी हो जाएगा और डिग्री एक्सटर्नल के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से जब मैं DSE कैलकुलेट करूंगा तो ये क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस आर माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। अब यहाँ पे रिएक्शंस कितनी है? जनरल लोडिंग है तो यहाँ पे हम 3 ही रिएक्शंस कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे 3 हो गया है, और यहाँ पर आपके पास कितना हो गया है सर? ये आपका हिंज भी मान सकते हैं आप, इसको रोलर भी मान सकते हैं। मैंने इसको रोलर माना है। 3 और 1 4 हो गया यहाँ पर। तो ये आपके पास 4 माइनस 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3। तो यहाँ पर मेरे पास जो एक्सटर्नली आई वो कितनी आई सर? मेरे पास 1 आ गई है। ये तो मेरा ए ऑप्शन की बात की मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो पहला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता सर। अब बी ऑप्शन देखते हैं कि दोनों एंड कैसे कर दिए हैं सर? उसके फिक्स्ड कर दिए हैं। तो दोनों एंड जब हम फिक्स कर देते हैं तो वो भी देखिएगा। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये मैं बी ऑप्शंस की बात कर रहा हूं। अब लोडिंग कैसी कंसीडर की है सर हमने? यहाँ पे जनरल लोडिंग मतलब कुछ इस तरह की लोडिंग लग रही होगी आपके पास इंक्लाइंड। तो यहाँ पे आपके पास कितने कितने आ रहे हैं सर? आप देखिएगा, जनरल लोडिंग है, यहाँ पे कितने सब आपके एक्सटर्नल रिएक्शन आएंगे और इस एंड पे कितने रिएक्शन आएंगे आपके पास? समेशन Fx इज इक्वल टू 0, समेशन Fy इज इक्वल टू और मोमेंट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास जो DS हो जाएगा वो आपके पास DSE के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा R माइनस E हो जाएगा। यस सर, R कितना है? 6 माइनस 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर? 3। तो ये भी क्या है आपके पास? स्टैटिकली डिटर्मिनेट नहीं है। क्लियर है? उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे सी ऑप्शंस की। अब सी ऑप्शंस में क्या है? द बीम इज ओवरहैंगिंग ओवर 2 सपोर्ट। जो बीम है ओवरहैंगिंग है ओवर 2 सपोर्ट। सपोज करो आपके पास कुछ इस तरह से है, सी में इस तरह से है।
एक एंड मैं क्या ले लेता हूँ इसका, एक आप इसका रोलर सपोर्ट ले लो, एक हिंज ले लो। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, एक रोलर सपोर्ट है और दूसरा मेरे पास हिंज सपोर्ट है। तो यहाँ पे भी मैं जब डी एस कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, डी एस ई के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आर माइनस ई आ जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे जो लोड का इंक्लेशन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, इंक्लाइंड आ रहा होगा, ठीक है, मतलब जनरल लोडिंग की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर देखेंगे इसमें कि कितनी कितनी रिएक्शंस आई, यहाँ पे भी आपने निकाल दी थी 3 रिएक्शन, यहाँ पे भी आपने निकाल दी थी 1 रिएक्शंस, यहाँ पे जो रिएक्शंस आएगी और यहाँ पे जो रिएक्शंस आएगी, तो यहाँ पे कितनी आएगी सर, 1 आएगी, यहाँ पर सर 2 आएगी। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 माइनस इक्विलिब्रियम इक्वेशंस भी कितनी सर, 3, तो यहाँ पर 0। तो अगर मैं बात करता हूँ किसकी, द बीम ओवरहैंग ओवर टू सपोर्ट, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास सर, ये हो जाएगा आपके पास स्टैटिकली डिटर्मिनेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। डी देखते हैं, द बीम इज सपोर्ट ऑन 3 सपोर्ट, कि जो बीम है वो आपका 3 सपोर्ट से कंसीडर है। तो देखिएगा यहाँ पर 3 सपोर्ट भी हम दिखा देते हैं, ठीक है। एक मैं मान लेता हूं आपके पास रोलर सपोर्ट होगा, और या 2 रोलर सपोर्ट लगा लो आप, और एक आप हिंज सपोर्ट लगा लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा जो लोडिंग रहेगी वो आपके पास जनरल लोडिंग है, सपोज करो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कुछ रहेगा रिएक्शंस, यहाँ पे भी रहेगी रिएक्शंस और यहाँ पे भी रहेगी। रोलर है 1 1 और यहाँ पे 2 है। तो अगर मैं इसका डी एस ई निकालना चाहूँ डायरेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, आर माइनस ई हो जाएगा। रिएक्शंस कितनी है आपके पास, 2 3 4, 4 में से 3 गया, इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3, तो यहाँ पर आ गया आपके पास 1 आ गया है। क्लियर है। आप सभी जानते हैं कि जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी होता है वो किसके इक्वल होता है, डिग्री ऑफ एक्सटर्नली स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी। कब, जब आपका हिंज का इफेक्ट कंसीडर नहीं किया जा रहा है डियर। क्लियर है। हर एक क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे क्या किया है, बहुत अच्छे से कवर किया है। और जब आपके पास किसी भी तरह की लोडिंग नहीं दी गई हो तो उस केस में आप जनरल लोडिंग कंसीडर करते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन हमने प्रीवियस में भी किया था, जहां पर आपको लोडिंग कंडीशंस नहीं दी गई थी। कहीं पे था भाई, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कहीं पे तो था, एक क्वेश्चन था शायद, हमें लगा कि किया है हमने ये वाला। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्वेश्चंस में लोडिंग की कंडीशन नहीं थी, तो आप वहां पे एज ए जनरल लोडिंग कंसीडर कर सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में तो चाहे जनरल लोडिंग हो या वर्टिकल लोडिंग हो, तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है डियर। तो इस तरह से जो भी आपका फर्स्ट पार्ट था, आपका फर्स्ट यूनिट का स्टैटिकली डिटर्मिनेट और इंडिटर्मिनेट का, उसको हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए डियर।